नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश पारासर कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जिससे हम सब वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश जो हमारी दुनिया को रंगीन बनाता है, और उसी में हम आज देखना चाहेंगे कि कैसे किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कैसे किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ये सारी चीज़ें प्रकाश के अंतर्गत आती है। वैसे तो हम प्रकाश को कई प्रकार से महसूस करते हैं, लेकिन जब हम परावर्तन या अपवर्तन से संबंधित घटनाओं की बात करते हैं, तब हम प्रकाश को एक किरण के रूप में लेते हैं, एक पुंज के रूप में लेते हैं। तो प्रकाश किरण क्या होती है, थोड़ा सा इसे हमें ध्यान देना होगा। प्रकाश जब चलता है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में एक किरण के रूप में चलता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से कई सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और जब वो किसी वस्तु पर टकराती है तो वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और वो वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें जब हमारी आँखों में पहुँचती हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ये वाला जो परावर्तन होता है इसे हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे आपके सामने टेबल रखा हुआ है, आपके सामने कुर्सियां रखी हुई है, दीवार है, चित्र है, पंखा है, ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति के कारण दिखाई दे रही हैं। प्रकाश इन वस्तुओं पर गिरता है और इनसे टकराकर परावर्तित होकर हमारी आँखों में पहुँचता है, और इस प्रकार से हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ये एक अनियमित परावर्तन इसे हम कहते हैं। और होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से, बिल्कुल ही चिकनी स्मूथ सरफेस से, सतह से जब प्रकाश का परावर्तन होता है, तब उसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस घटना को हम प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ हम जो भी परावर्तन की बात कर रहे हैं वो नियमित परावर्तन के लिए कर रहे हैं। नियमित परावर्तन होता है पानी की एक जो शांत सतह है उस पर, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। आप घरों में रोज़ सुबह तैयार होने के लिए अपना चेहरा देखते हैं, वो दर्पण के द्वारा नियमित परावर्तन होता है। ऐसी कई हमारे दर्पण होते हैं जिनकी सहायता से नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो नियमित परावर्तन होता है, यहाँ हम मुख्यतः बात करेंगे दर्पण से परावर्तन की। ठीक है, दर्पण से परावर्तन वैसे आप जान चुके हैं या जानते हैं। आप समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि समतल दर्पण एक चिकनी सतह होती है कांच की, जिसकी एक साइड पर पॉलिश किया हुआ होता है, तो दूसरी सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है और उसके कारण से कुछ प्रतिबिंब बनने की घटनाएं होती हैं। समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, जो हम चेहरा देखते हैं, वो आभासी होता है और वो वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती उतना ही बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ खासियत होती है, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले जान चुके हैं। यहाँ पर मैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब के स्थान पर मैं पहले बात करूँगा परावर्तन के नियम की। परावर्तन का नियम एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम की। मान लीजिए ये हमारा एक समतल दर्पण है। ये जो लाइन खींची एक हमारा समतल दर्पण है, और इस प्रकार से मैं जब ये बनाता हूँ, ये पॉलिश को प्रदर्शित करता है। तो हम दूसरी ओर जब पॉलिश कर देते हैं तो एक तरफ का हिस्सा परावर्तक सतह की भांति कार्य करता है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, ये हमारी हो गई प्रकाश की किरण जो आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश की किरण। जब भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इस दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है। ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। तो यहाँ पर इस सतह के ऊपर हम एक
अभिलंब की कल्पना करते हैं। अभिलंब जो बिल्कुल सतह के लंबवत होता है। यदि ये दर्पण हुआ तो अभिलंब हमारा इस प्रकार से सतह के लंबवत होगा। अभी हमने दर्पण को इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मेरा हाथ ये दर्पण है, तो इस स्थिति में हमारा दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है। तो इसके ऊपर बिल्कुल जहाँ पर आपतन हो रहा है वहाँ पर हम इस प्रकार से एक सतह के बिल्कुल लंबवत लाइन खींचते हैं। जो मेरा पेन है ये बिल्कुल सतह के लंबवत है, ये जो लाइन होती है इसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर जहाँ परावर्तन की घटना हो रही है, जहाँ पर से प्रकाश की किरण टकरा कर वापस जा रही है, वहाँ पर हम एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। इसे हम कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। तो पहला नियम होता है कि ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं कि आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई और मैं अभिलंब को इधर ले लूँ, ये भी तो लंबवत है, ये नहीं। अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ये आपका पहला नियम है परावर्तन का। क्या हो गया, लिखेंगे तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम कहलाता है परावर्तन का। और दूसरा नियम होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो अभिलंब और आपतित किरण मिला के एक कोण बना रही है, ये वाला कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण ये दोनों भी मिलकर एक कोण बना रही है, ये वाला कोण। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये कोण बन रहा है इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है ना। आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को हम R से, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा नियम हो जाता है हमारा कि आपतन कोण, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, वो बराबर होता है परावर्तन कोण के, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा एक परावर्तन का नियम हो जाता है। फिर से मैं इसकी व्याख्या कर दूं। परावर्तन क्या हुआ, प्रकाश का किसी स्मूथ या चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम हो गए, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। ध्यान रखिएगा आपतन कोण कौन सा होता है। कई बच्चे आपतित किरण और दर्पण, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। आपतित किरण और दर्पण के बीच जो ये कोण बन रहा है ना, इस कोण को आपतन कोण मान लेते हैं। ये आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण हमेशा जो हमने अभिलंब बनाया, ये तीसरा अभिलंब लेके आए ना हम बीच में, ये जो अभिलंब होता है ये इसीलिए होता है। अभिलंब की सहायता से हम कोण नापते हैं, अभिलंब से लेकर ही हम कोण नापते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ये हमारा आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा और इस नियम को आप याद कर लीजिएगा। निश्चित ही परीक्षा में ये 2 अंक या 3 अंक के लिए आता है और इतनी छोटी सी बात को यदि आप याद रख लेंगे तो आपके 2 अंक और 3 अंक कहीं नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा परावर्तन के नियम। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो समतल दर्पण होता है वो, उससे परावर्तन के नियम फॉलो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि जो हमारी परावर्तक सतह है वो समतल ना होते हुए वक्रित हो, घुमी हुई हो, तो भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है,
समतल दर्पण हो, चाहे गोली दर्पण हो, चाहे वक्रित दर्पण हो, किसी भी प्रकार का दर्पण हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। मतलब कि ये जो हमारे परावर्तन के नियम है ये यहाँ पर भी फॉलो होंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। इसको बंद कर दिए इसमें।